अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड के एपिसोड नंबर 17 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। ये उन दिनों की बात है जब वो फर्स्ट ईयर में थी और उसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। महरुआ वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज घर से फासले पर था। अक्सर देर हो जाने के बायस आसिया बेगम काफ़ी परेशान होती थी। कुछ पैसे जमा करने के बाद उन्होंने हानम को एक छोटा सा अलग मोबाइल लेकर दिया था। बेशक उनके घर में गुर्बत थी, लेकिन जिंदगी एक पुरसुकून नदी की मानिंद बह रही थी और उस नदी में पहला पत्थर मलिक के आने से पड़ा था। फर्स्ट ईयर में उन्होंने कॉलेज में सीनियर क्लासेस को फेयरवेल पार्टी दी थी। महरू अपना स्मार्टफोन लाई थी। चूंकि कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही थी, इसलिए वो दोनों खूब अच्छे से तैयार हुई थी। महरू ने अच्छी अच्छी काफ़ी फ़ोटोज़ बनाई थी। वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, ख़ास तौर पर हानम, और शायद यही उसकी बदकिस्मती थी। महरू, ये कौन है? मिकी महरू के मोबाइल में फंक्शन की तस्वीरें देख रहा था जब उसकी नज़र महरू के साथ मुस्कुराती हानम पर पड़ी थी। ये हानि है मेरी बेस्ट फ्रेंड, महरू ने जवाब दिया था। ये प्यारी है, मासूम भी। हाँ, ये बहुत अच्छी और नेक लड़की है, महरू ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया था। महरू के नेक कहने पर मिकी दिल में हंसा था। अच्छा यार, चाय तो पिला दो, इतने दिनों बाद घर आया हूँ, मिकी ने शिकवा किया था और महरू असबाब में सर हिलाते कमरे से चली गई थी। मिकी ने खबासत से हंसते हुए हानम का नंबर उसके मोबाइल से लिया था। पता चल जाएगा कितनी नेक और पारसा है, वो शैतानी हंसी हंसा था। हेलो हानी। हानम अपना केमिस्ट्री का टेस्ट याद कर रही थी जब उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। अजनबी नंबर देखकर उसे हैरानी हुई थी। मिक्की ने महरू के मोबाइल से नंबर लेने के पूरे 1 माह बाद हानम को मैसेज किया था। कैसी हो? हानम अभी सोच ही रही थी कि ये नंबर किसका था, तभी दूसरा मैसेज मौसूल हुआ। वो शशोपंज में मुब्तला थी कि रिप्लाई करे या ना करे। तभी उस नंबर से कॉल आई थी। हानम ने कॉल रिसीव की थी। हेलो हानी, मैं मलिक। लड़के की आवाज़ और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हानम धक से रह गई थी। उसने फौरन कॉल काटने के बाद मोबाइल बंद कर दिया था और फिर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ था। रोज़ सुबह शाम मैसेज आने लगे। कभी हुस्न के कसीदे पढ़े जाते तो कभी उसकी मासूमियत के। हानम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे तंग करने वाला कौन था। जहाँ महरू से अपनी छोटी छोटी बात बताती थी, वहाँ हानम अपने बड़े बड़े राज उससे छुपाती थी। ये उसकी फितरत थी शायद। आखिर तुम कौन हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? हानम ने झुंझलाकर पूछा था। तुम पर मर मिटा हूँ, दोस्ती का ख्वाहा हूँ। उसकी बेबाकी पर हानम के चेहरे पर नागवारी उभरी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। पहली लड़की है यार जो काबू नहीं आ रही, 2 माह हो गए हैं, मिकी आरजे के सामने सोफे पर बराजमान खबासत से कह रहा था। लगे रहो, एक ना एक दिन मान जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो फिसलती ना हो। बस कुछ वक्त देती हैं और कुछ लम्हों में पिघल जाती हैं। आरजे का नायाब मशवरा दस्तयाब था और फिर मिकी ने हार नहीं मानी थी। देखो प्लीज़, एक बार बात कर लो। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। एक भोली भाली लड़की जिसकी दुनिया उसकी छोटी सी फैमिली थी, जिसने आसाइशें नहीं देखी थी, वो उसकी चिकनी चपटी बातों पर पिघलने लगी थी। मर्द को अल्लाह ताला ने बहुत शातिर दिमाग दिया है। वो अपनी बातों से किसी भी औरत को बहला फुसला और वरगला सकता है। उसमें भी कसूर औरत का होता है जो वो पिघल जाती है। 2 माह की अनथक मेहनत के बाद आखिर वो उसकी तरफ माइल हो ही गई थी। मेरा नाम मलिक है, मुस्तकीम मलिक उर्फ मिकी ने अपना तारुफ करवाया था। हानम ने हमेशा महरूमियाँ देखी थी। बाप की महरूमी, ज़रूरियात की महरूमी, ख्वाहिशात की महरूमी, बहुत से लाड प्यार की महरूमी। उसके अंदर एक खला था। घर में रोने धोने वाले हालात देखकर उसका दिल कुटता था। ऐसे में जब मलिक उससे बात करता था तो वो उसे ख्वाबों की दुनिया में ले जाता था। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल सका था। हानम का ज़मीर उसे कचूके लगाता था। वो जानती थी ये सब गलत है। इंसान मासूम है जबकि शैतान शातिर है। उसे शैतान ने कैसे वरगलाया था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। मलिक से बात करते हुए भी ज़मीर का शोर उसे सुकून नहीं लेने देता था। उस रोज़ जवाद को साइकिल चाहिए थी। आसिया बेगम या किसी और के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे साइकिल लाकर दे सके।
बाबा हमें क्यों छोड़ गए हैं आप ही? क्यों चले गए हैं वो? जवाद ने रोते हुए सवाल पूछा था, जबकि हानम खुद रोती थी। मलिक तुम छोड़कर नहीं जाओगे? उस रोज पहली बार हानम ने एक लंबे मैसेज की शक्ल में बहुत से अल्फाज लिखकर भेजे थे, वरना वो बस हूँ हाँ में जवाब देती थी। वो पूछ रही है मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मिक्की ने आरजे से पूछा था। उसे कहो कभी नहीं मेरी जान। आरजे के जवाब पर दोनों का कहकहा उभरा था। उस रात हानम सो नहीं पाई थी। वो सारी रात सोचती रही थी। ज़मीन ने उसे ये बात समझा दी थी कि वो गलत कर रही है। उसकी नमाज़ें क़ज़ा होने लगी थी। उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही थी। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी। मलिक से बात करने का गुनाह उसके जिस्म से किसी जोंक की तरह चिमट गया था, जो लम्हा ब लम्हा उसका खून चूस रही थी। क्या हो गया है हानि? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हानम के इग्नोर करने पर मलिक ने शिकवा किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसकी अगली बात सुनकर हानम का दिमाग भग से उड़ा था। उसने फौरन मोबाइल ऑफ किया था। उसने तो कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया था। हानम का दिल मलिक से उकताने लगा था। उसकी बातें हानम का दिल खराब करती थी। जो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी, वो उसकी चीप बातों से ख़त्म हो गई थी। वो उसका नंबर ब्लॉक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास मोबाइल सादा था। इसी घबराहट, डर और गुनाह के तसव्वुर में उसे बुखार हो गया था। वो पूरा महीना बीमार रही थी। अपने गुनाह पर रोती थी, पछताती थी। आसिया बेगम उसे बीमार देखकर खून हलकान हो गई थी। हानम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। इतनी प्यारी माँ थी उसके पास, जो उस पर जान देती थी, और वो अपनी माँ को धोखा दे रही थी। हानम का दिल डूब गया था, आंसुओं से तकिया भीगने लगा था। वो सारी सारी रात रोती थी। तुम मुझसे बात किया करो हानि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे डर लगता है मलिक। डर? लेकिन किससे? अल्लाह से। और मलिक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। अल्लाह का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना कभी करूँगी। आइंदा मुझे मैसेज मत करना। हानम ने उससे इल्तिजा की थी। वो ठीक होने लगी थी। रो रो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। 17 साल और कुछ माह उम्र थी उसकी उस वक्त। उसके ज़मीन ने उसे कितने बड़े गुनाह से बचा लिया था। उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। लेकिन जब भी वो उसे मैसेज करता था, हानम को सब याद आने लगता था। उसका दिल अज़ियत से भर जाता था। उसे महसूस होने लगा था कि अब वो बाकिरदार नहीं रही थी। अपनी की गई छोटी सी गलती ने उसके अंदर तलखी भर दी थी, और वो मलिक यानी मिक्की भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। वो उसे कभी ना कभी मैसेज करता रहता था। 2 साल गुजर गए थे। हानम ने 4th ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे दिए थे, लेकिन वो उसे नहीं भूला था और ना हानम को भूलने देता था। जब हमदान अंकल ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था, तब हानम ने नंबर बदल लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ज़रूरी नंबर कॉपी करने के लिए उसने अपनी पुरानी सिम मोबाइल में डाली थी। वही वो दिन था जब जुबैदा आपा उसके लिए तारिक का रिश्ता लेकर आई थी। वो पहले ही दुखी थी, ऊपर से मलिक के मैसेज ने कि भूल गई हो तुम मुझे, उसे अंदर तक खाक कर डाला था। तब हानम ने रोते हुए उसे 2-3 सालों बाद मैसेज किया था कि खुदा से डर ए इब्ने आदम, खुदा से डर। उसके इन अल्फाज ने मिकी को अंदर तक झंझोर डाला था। तब हानम ने मलिक से 2 टूक बात करने का फैसला किया था। उसने नंबर दोबारा ऑफ नहीं किया था, बल्कि सोच रखा था कि अगर इस बार उसने कॉल या मैसेज किया तो वो उससे साफ साफ बात करेगी। लेकिन उसके उन अल्फाज ने मिकी के हाथ जकड़ दिए थे। उसने कभी दोबारा कॉल या मैसेज नहीं किया था, और यूँ हानम भी जैसे उन वाक़यात को बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज फिर वो उसके सामने खड़ा था, तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद। वो लाइब्रेरी में बैठी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना कभी मलिक से होगा। और मलिक, वो भी आरजे। हानम के दिमाग में साए साए हो रही थी। वो कांपते कदमों से खड़ी हुई थी। उसे बुलावा आया था और जाना ही था। खुद को घसीटती वो ग्राउंड की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ अजल उसका इंतजार कर रही थी। आरजे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मिक्की ने ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे आरजे से कहा था, जो अपनी उंगलियों की मदद से अपनी कनपट्टियों को सहला रहा था। मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी बकवास बंद करो। आरजे दहाड़ा था। तब उसकी नज़र बैग थामे उनकी तरफ कदम बढ़ाती हानम पर पड़ी थी। तेज हवाएं उसके दुपट्टे को उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपनी चादर को अच्छी तरह संभाला हुआ था। उसे अपनी तरफ आता देखकर मिक्की के दिल को कुछ हुआ था। आइए आइए मैडम हानी, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही वो उनके करीब पहुंची थी, आरजे ने जहर बुलंद लहजे में कहा था, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे?
हानम का लहजा सख्त था। बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, जाए पहले वो पढ़े। आरजे ने उसे ग्राउंड में लगे पौधे की तरफ इशारा किया था जिस पर एक इश्तिहार लगा था। हानम उलझन ज़दा चेहरे के साथ उस पौधे की तरफ बढ़ गई। सफेद कागज पर लिखे लफ्जों को पढ़कर हानम की रूह फना हुई थी। वो उसकी और मिक्की की बातें थीं, ऊपर उसका नाम और नंबर लिखा था। आरजे ने उनकी कन्वर्सेशन की स्क्रीनशॉट लेकर उनके प्रिंट निकलवा लिए थे। ग्राउंड में हर तरफ दीवारों और पौधों पर वो प्रिंट चिपसा थे। वो करंट खाकर पलटी थी। लड़कियों को लगता है कि वो अपनी तरफ से अगर पैगामात और नंबर को ख़त्म कर देंगी तो सब बाकी ख़त्म होकर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये लड़कियों की खाम ख्याली होती है। वो पैगामात हमेशा के लिए नामा अमाल और मर्द के पास महफूज रहते हैं। नामा अमाल से तो शायद तौबा और नदामत के आंसू उन पैगामात और गुनाहों को मिटा दें, लेकिन एक मर्द के पास से उन गुनाहों का मिटना नामुमकिन है। आज उसके गुनाह सही का रूप ढाकर उसे निगलने को तैयार खड़े थे। वो 3-4 साल पहले डर गई थी कि रब की पकड़ बड़ी शदीद है, और आज वो पकड़ में आ चुकी थी। हानम का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने खुश्क हो चुके होठों पर जबान फेरी थी। आसमान पर सिया बादलों ने अंधेरा सा कर दिया था और कुछ ऐसी ही स्याही उसके मुकद्दर पर मल दी गई थी। वाह मिस हानम, वाह! जिस लड़की का यूनिवर्सिटी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो लड़की मिक्की मलिक की जेएफ निकली। वाह! आरती का लहजा काटदार था। उसने तालियां बजाकर दाद दी थी। हानम को एक और झटका लगा था। मुस्तकिम मलिक? उसने कभी गौर क्यों नहीं किया था कि मिक्की ही मलिक हो सकता था, और वो मेहरू का कज़न भी था। उसके पास नंबर भी आ सकता था। हानम ने मिकी को देखा था जो नजरें चुरा गया था। आरजे, मेरी बात सुनो। मिकी ने कुछ कहना चाहा। तुम खामोश रहो। मिकी की बात पर आरजे दहाड़ा था। मैंने दुनिया में मुनाफिक लोग देखे हैं, लेकिन तुमसे कम। वो हानम की तरफ बढ़ा था। हानम की पूरी जान कांप रही थी। मैंने शातिर लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुमसे कम। क्या कहा था तुमने? कि मैंने खुद को गलाजत में फेंक रखा है। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सूर फूंक रहा था और हानम जलकर खाक हो रही थी। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। आसमान पर फैली स्याही किसी तूफान की आमद का पता दे रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ था कि उम्मे हानम दुनिया की सबसे अलग लड़की है, लेकिन तुम तो सबसे बुरी निकली। आरजे ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। उसके बाल बिखरे पड़े थे। बड़ा गरूर है ना तुम्हें अपने किरदार पर, लेकिन किस बात का गरूर है? ये कागज देख रही हो? ये तुम्हारी बदकिरदारी का मुंह बोलता सबूत है। हानम आंखें मीच गई थी। वो शायद आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले इसी ग्राउंड में वो दोनों इसी मौसम में बैठे दुनिया के हसीन तरीन लोग लग रहे थे, और आज इसी ग्राउंड में उनकी बदौलत इतनी बदसूरती फैली थी। वो जिस लड़की को मैंने दुनिया में पहली बार नेक समझा था, वो मेरे ही दोस्त की गर्लफ्रेंड निकली। यकीन नहीं होता। वो खुद भी जल रहा था। उस वक्त आरती का दिल कर रहा था कि वो हर चीज को भस्म कर दे। मिक्की को, हानम को, अपने खुद को भी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी और हानम भस्म हो रही थी। दुनिया में आरती को इतनी नफरत किसी से नहीं हुई थी जितनी उस वक्त उसे अपने सामने खड़ी उस लड़की से हो रही थी। ये तो सुना था कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज देख भी लिया। हानम का दिल किया था कि जमीन फटे और उसमें वो दफन हो जाए। तुम्हें तो सबने अलग समझा था। तुम भी वही निकली ना, थर्ड क्लास, माँ बाप से छुपकर मर्दों से बातें करने वाली। आरजे ने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोका था। हानम ने मुठ्ठियां भींची थी। असियत की एक गहरी लहर उसके जिस्म व जान में फैल गई थी। हानम और उसका किरदार इतना बदसूरत था, ये हानम को आज पता चला था। सुनो, बस मिक्की ही था या और भी थे? किसी से तो मिली होगी ना। और अब कितने लड़कों से चक्कर है तुम्हारा? वो इस तरह बोलता निहायत भोंडा लग रहा था। हानम ने कुछ कहे बिना वापसी की तरफ कदम बढ़ाए थे। डिपार्टमेंट के बाहर अजल मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। सब खत्म हुआ था, सब कुछ, और वो खुद भी। तुम ऐसे नहीं जा सकती, आरजे चिल्लाया था। हानम के कदम रुके थे। बारिश ने हानम के खाक होते वजूद पर पहली बूंद बरसाई थी। वो मरे मरे कदमों से मिक्की की तरफ बढ़ी थी। उसने अपनी चादर को हिलने नहीं दिया था। और तुम तो मुस्तकीम थे ना? मैं औरत हूँ, भटकना मुकद्दर था, भटक गई। अल्लाह ने हमेशा मुस्तकीम को सिरात के साथ रखा है। सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तुम कैसे भटक गए? तुम तो मुस्तकीम थे। कितनी इल्तिजाएं की थी कि माफ़ कर दो मुझे। नहीं किया ना? तुम तो कर सकते थे ना। तुम तो मुस्तकीम थे। वो रो रही थी। उसकी आवाज़ रुंध चुकी थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी। मिकी का दिल कांपा था।
वो कुछ कहने लगा था लेकिन हानम आरजे की तरफ बढ़ गई थी। जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक एक लफ्ज़ सच्चा है। मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मेरी एक दुआ है, जिस दिन हर ज़ी रूह को ज़िंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्र से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। हानम ने आंखों में आई नमी को हाथ की हथेली से रगड़ते हुए कहा था। वो पलटी थी। तुम जैसी मुनाफिक लड़की को देखना भी कौन चाहेगा? आरजे ने चिल्लाकर कहा था। डिपार्टमेंट से बाहर जन्नत रोड जहन्नुम का रूप धारी आग के शोले उगल रही थी। आज हानम सब हार गई थी। अपनी मासूमियत, अपनी हंसी, अपना किरदार, अपना एतमाद, अपनी नेक नामी, अपनी ज़ात और शायद अपनी ज़िंदगी भी। उसकी सांसों की डोर उलझ रही थी। हानम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। मिक्की ने नम आंखों से उसे डिपार्टमेंट से बाहर जाते देखा था। अब फिर सब खत्म हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया आरजे। मिक्की उसकी तरफ बढ़ा था। तुम अपनी बकवास बंद रखो। आरजे ने मिक्की को धक्का दिया था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा था। तुम सब जानते थे, तुमने बताया नहीं मुझे। आरजे की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। तेज हवा के साथ बारिश पत्थरों की मानिंद उसके जिस्म से टकरा रही थी। सब पता था तुम्हें, क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? मुझे नहीं पता था कि जिस हानम का तुम जिक्र करते हो वही हानि है। जिस दिन मैंने उसे यूनिवर्सिटी में देखा था तब मुझे पता चला था। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और मुझे लगा था कि तुम्हें ये शायद बुरा लगेगा। मिकी ने डरते डरते सफाई दी थी। मुझे क्यों बुरा लगता? क्यों बुरा लगता? हाँ, तुम मुझे पहले बता देते तो मेरे जहन में उसकी अच्छाई का खाका ना बनता। आरजे का दिल जल रहा था, लेकिन क्यों ये वो खुद नहीं जानता था। मुझे लगा शायद तुम हानम को पसंद करते हो इसलिए। पसंद? माई फुट। ऐसी लड़कियां नफरत के काबिल भी नहीं होती। पहले भी ऐसी हजार लड़कियां हमारी जिंदगी में आई हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, फिर आज क्यों? मिकी ने सवाल उठाया था। क्योंकि वो लड़कियां जैसी होती हैं वैसी दिखती हैं। अच्छाई का लबादा पहनकर मर्दों को गुमराह नहीं करती। आरजे ने मुंह पर हाथ फेर कर बहते पानी को साफ किया था। वो अच्छी लड़की है आरजे, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया उससे? आरजे का लहजा जलाकर खाक कर देने की मानिंद था। मिक्की साख्त हुआ था। दुनिया में वाहिद लड़की हानम है जिसकी मैंने दिल से इज्जत की है। मिक्की का लहजा उसकी बात की सच्चाई का एतराफ़ कर रहा था। क्या अच्छा है उसमें? क्यों करते हो तुम उस बदकिरदार लड़की की इज्जत? उसका तुमसे अफेयर रहा है। शट अप आरजे, जस्ट शट अप। मिक्की चिल्लाया था। उसने पहली बार आरजे के सामने इस तरह बात की थी। बद किरदार नहीं है वो, ये तुम भी जानते हो। पूछो अपने दिल से। और जहाँ तक बात है उसकी पारसाई की तो मैं गवाह हूँ। हाँ, मैं गवाह हूँ उम्मे हानिम की पाकीज़गी, उसके ईमान का। आरजे गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की की वजह से उनमें लड़ाई हुई थी। और आज मैं वो कन्वर्सेशन डिलीट करने वाला था जब तुमने मेरे हाथ से मोबाइल छीना। और मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था उससे, कभी बन ही नहीं पाया। मेरी बातें और तुम्हारे डायलॉग अगर तुम्हें याद हो तो हानम को उस रास्ते पर घसीट ही नहीं पाए। उसकी हिफाजत की गई है। एक लड़कपन की नादानी की वजह से तुमने उसे बदकिरदार बना दिया। वाह! मिकी की आवाज़ रुंध गई थी। उसे हानम की हालत देखकर खौफ आया था। वो खामोश बिना बद्दुआ दिए चली गई थी और मिकी अल्लाह को मानने वाला था। इतना तो वो जानता था कि जो बद्दुआएं दी नहीं जाती वो तबाह कर देती हैं। पता है जब उसने मुझे कहा था कि खुदा से डर ए इब्ने आदम, खुदा से डर, मैं वाकई डर गया था। उसकी आंख से आंसू फिसला था जो बारिश की बूंदों में जज्ब होकर गुम हो गया था। मिकी अब ग्राउंड में लगे उन इश्तिहारों की तरफ बढ़ा था जो आरजे ने वहां लगाए थे। तेज बारिश ने उन इश्तिहारों को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया था। मिकी ने हाथ बढ़ाकर वो सारे इश्तिहारात उतारे और फिर फाड़े थे। आरजे लकड़ी के बेंच पर दोनों हाथों से सर थामकर बैठा था। तेज तूफानी बारिश और बादलों की दिल दहला देने वाली गरज चमक की वजह से डिपार्टमेंट के गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम से कोई गार्ड बाहर नहीं निकला था। जो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में मौजूद थे वो डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन और छोटे से लॉन में बारिश से लुत्फ उठा रहे थे। मिकी ने अपने कदम डिपार्टमेंट से बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। पूरे जन्नत रोड के दोनों तरफ दीवारों पर लगे इश्तिहारात वो अपने हाथों से फाड़ रहा था, जिन पर उम्मे हनम का बाकायदा नाम, सेमेस्टर और रोल नंबर वाज़ेह था। मिकी के जाने के 15 मिनट बाद वो अपनी जगह से उठा था। आरजे को अपना दिमाग घूमता महसूस हो रहा था। वो जन्नत रोड पर पैदल चल रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसने अपने साथ क्या किया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसने आज क्या खोया था।
اس کے دماغ میں بس غصہ اور نفرت بھری تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ جنت روڈ کے دونوں طرف ایک بھی اشتہار نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ حنم نہیں جانتی تھی کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اللہ! بیک بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج و چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے ہذیانی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی کے راز فاش نہیں کرتی تھی اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی۔ پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا؟ حنم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ حنم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ! اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساخت ہوا تھا اور وہ فرش پر ڈہ گئی تھی۔ ماہم، تمہاری ہانی سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ عجیب سا دل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لیں، ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیٹھ جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی۔ اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پر ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو کر لے گی آپ کو فون۔ ماہم نے حوصلہ دیا تھا لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ وہ بے چینی میں بار بار حنم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ حنم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی تھی اور اذان کی آواز اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ حنم کی سسکی ابھری تھی۔ امی! وہ پھر روتی تھی۔ دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ حنم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ حنم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی! حنم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم ہانی؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ آسیہ بیگم پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ امی! حنم رو دی تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، حنم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو؟ درد ہو رہا ہے؟ دوائی لے لیتی، مہرو کہاں ہے؟ مہرو نہیں ہے، حنم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار رہو یا میں آؤں ساتھ؟ آسیہ بیگم خود بوکھلا گئی تھی۔ وہ پہلے ہی حنم کے ہاسٹل جانے پر راضی نہیں تھی، اب اسے تکلیف میں دیکھ کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، حنم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن آرجے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں لگا زیرو بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے۔ اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، حمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ حمدان میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ حمدان انکل کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ آسیہ کو یوں پریشان آنسو صاف کرتا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تم مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے، یا پھر خود چلی جاتی۔ بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل جانے کیوں اتنا گھبرا رہا ہے۔
अच्छा, मैं रहीम को कॉल करके पूछता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। वो अपना मोबाइल निकालते हुए उठ खड़े हुए थे। दरवाजे पर दस्तक की जोरदार आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी। हानम ने मुश्किल से आंखें खोली थी। उम्मे हानम, तुम्हारे घर से ड्राइवर तुम्हें लेने आया है, वो कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये हानम के साथ वाले रूम की लड़की थी। हानम मुश्किल से उठी थी और फिर दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा फैल गया था, बारिश अभी भी हल्की हल्की सी जारी थी। कभी ये मौसम हानम की जान होता था और आज उसी मौसम में उसकी जान ली गई थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमना ने उसकी सुर्ख और सूजन ज़दा आंखों को देखकर पूछा था। नहीं, तबीयत ठीक नहीं। हानम ने आंसुओं का गोला गले में ही रोकते हुए मुश्किल से जवाब दिया था। वो अपना बैग उठा लाई थी और टेबल पर पड़ा ताला भी। उसके हाथ कांप रहे थे। लाओ, मैं लगा देती हूँ। हमना ने उसके हाथ से ताला पकड़ा था। हानम के कदम अब बाहर की तरफ उठ रहे थे। हमना ने परेशानी से उसे जाते देखा था। एंट्री गेट पर अंगूठा लगाने पर एंट्री करके वो बाहर निकल आई थी। लड़कियों की हंसी की आवाज़ें उसे पागल कर रही थी। वो सब वहाँ खुश थे। बाहर कैंटीन पर लड़कियों का रश था। तेज रोशनियों में पौधों पर पड़े बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। अब वो हॉस्टल गेट से बाहर निकल आई थी। उसने एक अलविदाई नज़र अपने हॉस्टल पर डाली थी। हानम का दिल भर आया था। रहीम अंकल ने आगे बढ़कर उसका बैग पकड़ा था। वो गायब दिमागी से गाड़ी में बैठी थी। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ हानी बेटा, आने में इतनी देर लगा दी। घर से साहब का कितनी बार फ़ोन आ चुका है, रहीम अंकल परेशानी से कह रहे थे, जबकि हानम आंखें बंद किए सीट से टेक लगाए खुशोखर्ट से बेगाना पड़ी थी। आसिया बेगम हानि का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उनको पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, वो दरवाजे की तरफ भागी। हानि बेटा, रहीम अंकल ने उसे आवाज़ दी थी। ना वो मुकम्मल हवासों में थी और ना बेहोशी में। आंखें खोलो बेटा, घर आ गया है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे और फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोली थी। रहीम अंकल ने उसकी नासाज तबीयत को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी जाने वाला दरवाज़ा खोला था, वरना वो इस बात का बहुत गुस्सा करती थी। अपना बैग खुद पकड़ती थी और दरवाज़ा भी खुद खोलती थी। उसे बीबी जी कहलवाना नहीं पसंद था, इसलिए रहीम अंकल उसे उसके नाम से पुकारते थे। वो मेरे मेरे कदमों से गाड़ी से बाहर निकली थी। हानि, आसिया बेगम उसकी तरफ बढ़ी थी। हानिम का उन्हें देखकर दिल भर आया था। वो उनके गले लगकर खूब रोई थी। क्या हुआ हानि, तुम ठीक हो ना? वो परेशानी से पूछ रही थी। चलो अंदर। वो उसे अंदर ले आई थी। मेरा सर दर्द से फट रहा है, मुझे सोना है, वो कमरे में जाते हुए बोली थी। अच्छा, तुम जाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। और ये तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? आसिया बेगम के हाथ पांव फूल गए थे। कुछ देर बाद हमदान अंकल अपने कमरे से बाहर निकले थे। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने हानि को अपने कमरे में जाते देखा था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो आसिया बेगम से पूछ रहे थे। नहीं, मुझे लगता है इसे बहुत तेज बुखार है, आसिया बेगम ने बताया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो परेशान से डॉक्टर का नंबर मिला रहे थे, जबकि आसिया बेगम किचन की तरफ बढ़ गई थी। जवाद एकेडमी गया था, जिसे अब रहीम अंकल लेने गए थे, जबकि महाम सोई हुई थी। मुलाजिम हानम को यूं खोया खोया सा देखकर परेशान हो गए थे। हानम ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाल कर उसे मेज़ पर रखा था। उसे उस मोबाइल से शदीद खौफ आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभी सब लोग उसे कॉल करेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उन इश्तिहारात पर उसके दोनों नंबर थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चिल्लाई थी। उसने मेज़ पर रखा भारी गुलदान उठाकर मोबाइल पर दे मारा था। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। टूटे फूटे मोबाइल को उसने उलटकर उसमें से सिम निकाली थी, जिसे उसने वॉशरूम में जाकर पानी में बहा दिया था। बद किरदार हो तुम। आरती की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह उसकी समाज से टकराई थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके कानों में पिल्ला शीशा उंडेल रहा था। वो रोई थी, बहुत रोई थी, सिसकियों से। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हानम को सब घूमता महसूस हुआ था। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। उसके दिमाग में दर्द की एक ठीस उठी थी और फिर वो चकराकर गिर चुकी थी। ओके लिसनर्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If we tried it, we can make it.